कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। डेविल की पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि आयंसी अयान को देख काफ़ी डर जाती है और अयान के बारे में अपने भाइयों को बता देती है। अब आगे रात का वक्त था। राघव की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकती है। राघव एक नज़र अपनी गोद में सो रही छोटी सी गुड़िया को देखता है जो बिना किसी डर और चिंता के उसके गोद में आराम से सो रही थी। आयंसी के सोते हुए मासूम चेहरे को देख राघव के होठों पर प्यारी सी मुस्कान की लकीरें खींची जाती है। विवान गाड़ी से उतरता है और राघव के तरफ जाकर गाड़ी का गेट खोलता है। विवान जब आयंसी को अपने गोद में लेने जाता है तब राघव कहता है, संभल कर। इस वक्त राघव के चेहरे पर आयंसी के लिए फिक्र और चिंता साफ नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर आयंसी के लिए फिक्र और चिंता इसलिए थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं आयंसी को गाड़ी से उतरते हुए चोट ना लग जाए। राघव को इस कदर आयंसी के लिए परेशान होते देख विवान मुस्कुराकर कहता है, मैं हमारी छोटी सी गुड़िया को चोट नहीं लगने दूंगा। विवान धीरे से आयंसी को राघव की गोद से उठा कार से बाहर निकालता है। विवान के ऐसे राघव के गोद से आयंसी को उठाने पर वो थोड़ा कसमसाती है, लेकिन विवान के स्पर्श को महसूस कर विवान के गले में अपने छोटे छोटे हाथ लपेट उसके कंधे पर सर रख फिर सो जाती है। आयंसी के निकलने के बाद राघव भी गाड़ी से उतर जाता है। आरव जो गाड़ी से उतर कब से उन तीनों को देख रहा था, वो विवान की गोद में आयंसी को आराम से सोते देख मुस्कुराकर कहता है, भाई आंसू फिर आपके गोद में आराम से सो गई। वो नींद में भी हमारी स्पर्श अच्छे से महसूस करती है। आरव की बातें सुन राघव और विवान दोनों का ध्यान आयंसी पर जाता है जो आराम से गहरी नींद में सो रही थी। आयंसी का चेहरा सोते वक्त इतना मासूम लग रहा था कि उनके होठों पर उसके मासूम चेहरे को देखकर ही मुस्कान आ जाती है। सभी इस मेंशन के अंदर आयंसी को कमरे में चले जाते हैं। विवान धीरे से आयंसी को उसके बेड पर सुलाता है और राघव आयंसी के पैरों से उसके जूते खोल देता है ताकि वो आराम से सोए। राघव के जूते खोल देने के बाद आरव आयंसी को ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। राघव आयंसी के पास जाता है और हौले से उसके माथे को चूम लेता है। राघव के ऐसे माथे पर चूमने के बाद आयंसी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उससे नींद में ऐसे मुस्कुराते देख राघव मुस्कुराकर कहता है, मेरी बच्ची के चेहरे की ये मुस्कुराहट कभी खोने नहीं दूंगा। इतना वो कमरे से निकल जाता है। उसके बाद विवान और आरव भी आयंसी के माथे को चूमकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अयान इस वक्त एक बार में मौजूद था और उसके साथ इस वक्त रॉकी भी मौजूद था। एंड ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें लाल थी। अब ये कहना मुश्किल था कि नशे के कारण उसकी आंखें लाल थी या फिर गुस्से के कारण लाल थी। आयान को शराब पीते देख रॉकी परेशान होकर कहता है, भाई बस कर भाई, और कितना पिएगा। आयान गुस्से में से अपने हाथ में पकड़े शराब की ग्लास को जोर से काउंटर पर पटकता है और एक एक शब्द गुस्से में चबाते हुए कहता है, उस पिद्दी भर की आयंसी ने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। हर बार वो लड़की मेरे मर्दानगी को ललकार कर चले जाती है। वो बार बार मुझे ये एहसास करवा देती है कि मैं उसके भाइयों से लड़ नहीं सकता। बहुत मुंह खोल रही है ना उस लड़की का, देखना मैं उसे दोबारा किसी के सामने मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसा हाल करूंगा उसका कि वो चाहकर भी मुझे भूल नहीं पाएगी। एन की बातें सुन रॉकी उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, भाई एक बार और सोच ले, उस आयंसी के तीनों भाई कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गया कि तू उसकी लाडली के लिए कौन सा जाल बिछा रहा है तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। इस वक्त रॉकी की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रही थी। रॉकी की बातें सुन अयान गुस्से में से अपने कंधे से उसका हाथ झटक देता है और गुस्से में कहता है, मैं उसके भाइयों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा वो किसी के साथ ऐसा करने के से पहले 100 बार सोचे। उनकी लाडली को मैं इतना जख्म दूंगा कि उसके भाइयों को पूरी जिंदगी लग जाएगी उसके जख्मों पर मरहम लगाते लगाते, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास बस अपनी प्रिंसेस को दर्द में देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। इतना बोल वो हंसने लगता है और अयान को ऐसे हंसते देख
रोकी के भी होठों पर मुस्कान आ जाती है। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसने इस वक्त काफ़ी छोटी कपड़े पहन रखे थे, वो आयन के पास आती है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिरते हुए बड़ी मदहोशी भरी आवाज़ में कहती है, हाय हैंडसम। आयन उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। इस वक्त आयन की आंखों में उस लड़की के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। वो उस लड़की को कमर से पकड़ अपने करीब खींच बड़ी वासना भरी आवाज में कहता है, आग से उलझ रही हो। वो लड़की भी मुस्कुराकर आयन से कहती है, इस आग में जलने ही तो आई हूँ। उस लड़की की बातें सुन आयन के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, सोच लो डार्लिंग, मैं बेड पर बिस्ट बन जाता हूँ, झेल नहीं पाओगी। आयन की बातें सुन वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, तब तो मुझे तुम्हारा बेड परफॉर्मेंस देखना है। इतना बोल वो अपना एक आंख दबा देती है। उसको ऐसा करता देख आयन अपने जगह से उठता है और उस लड़की को कमर से पकड़ अपने साथ एक कमरे की तरफ ले जाता है। उन दोनों को जाते देख रॉकी एक गहरी सांस लेकर कहता है, आज तो इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आयन को झेलना इतना आसान नहीं। सुबह सुबह का वक्त था। राघव आराम से अपने कमरे के किंग साइज बेड पर सो रहा था। खिड़की से सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका हैंडसम चेहरा चमक रहा था। पंछियों की चहचहाहट से राघव की नींद खुलने लगती है। वो आंख बंद किए हुए अपने बगल में हाथ फेरता है तो उससे महसूस होता है कि वह पूरे बेड पर अकेला है। ये महसूस करते ही राघव झट से उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। उठने के बाद राघव अपने बगल देखता है, जहां इस वक्त सिया नहीं थी। वो कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो पता है कि पूरे कमरे में भी इस वक्त सिया मौजूद नहीं है। राघव फिर अपने बगल में देखता है, जहां सिलवटें नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि सिया रात भर नहीं आई है। राघव अपने सर दबाते हुए कहता है, ये लड़की भी ना पूरी रात घर नहीं आई। ऐसे तो ये ऑफिस जाती नहीं, और जब जाती है तो काम में इतना मसरूफ हो जाती है कि इसे दुनिया जहां की कोई परवाह ही नहीं होती है। राघव फिर अपना सर झटक वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में राघव नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने सिर्फ अपने कमर के चारों तरफ सफ़ेद रंग का तौलिया लपेट रखा था और राघव के बालों से पानी टपक रहा था, जिसे वो अपने हाथों से में पकड़े तौलियों से पोंछ रहा था। राघव क्लोजेट रूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर क्लोजेट रूम से बाहर आता है और ड्रेसिंग टेबल के पास जा अपने बालों को जेल से सेट कर अपने हाथ में घड़ी पहनने लगता है। इस वक्त राघव के पूरे अपने बिजनेसमैन वाले अवतार में था। उसने इस वक्त ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। राघव की पर्सनालिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। वो किसी भी मॉडल को मात दे सकता था। लाखों लड़कियां राघव पर फिदा हैं, लेकिन राघव के खतरनाक औरों को देख किसी भी लड़की की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने से जाकर राघव से बात करे। राघव अपना फ़ोन ले जब अपने कमरे से निकलने नीचे आता है तो लिविंग एरिया को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। पूरे लिविंग रूम में बहुत अच्छे से सजाया गया था। चारों तरफ वाइट और पिंक कलर के गुब्बारे सजे हुए थे। उन गुब्बारे के साथ बच्चों की बहुत सारी फोटो भी लगी हुई थी। राघव अभी भी ये सब देख ही रहा था कि अचानक उसके कानों में कई लोगों के एक साथ बोलने की आवाज़ आती है। सभी लोग एक साथ, कंग्रेचुलेशन। राघव देखता है वहाँ सभी लोग थे, रारव, विवान, तानी और आयंसी। वो इधर उधर नजरें घुमा किसी को ढूंढने लगता है तो विवान उससे छेड़ते हुए कहता है, भाई किसी को ढूंढ रहे हो क्या? राघव कुछ बोलता तभी आयंसी तपाक से बोल देती है, भैया मम्मा को ढूंढ रहे हैं। राघव की नज़रें सामने जाती है जहाँ से सिया उसके करीब आ रही थी। इस वक्त सिया ने बहुत खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी। बालों को खुला छोड़ चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और होठों पर पिंक लिपस्टिक, माथे पर स्टोन वाली बिंदी, मांग में सजा हुआ राघव के नाम का सिंदूर और हाथों में भरी भरी चूड़ियां। इस वक्त वह किसी नई नवेली दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। जब वो चल रही थी तब उसके पैर में पहना हुआ पायल बजने लगता है। वो धीरे धीरे चलकर राघव के पास पहुंचती है। इस वक्त सिया के चेहरे पर हया की लाली साफ साफ नजर आ रही थी। इस वक्त सिया एक नए ताजे खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। सिया चलकर धीरे धीरे राघव के पास पहुंचकर खड़े हो जाती है। तब राघव वहां का डेकोरेशन देखते हुए सिया से कहता है, सिया ये सब क्या है, ये सजावट? राघव की बातें सुनने के बाद सिया राघव का एक हाथ अपने हाथों में लेती है, फिर उस हाथों को अपने पेट पर रख मुस्कुराकर कहती है, कहा था ना सरप्राइज दूंगी। छोटा माफिया
आने वाला है, मिस्टर माफिया। पहले तो राघव को सिया की बातें समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे उसकी बातें समझ आती है तब वो झट से सिया को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। फिर उसे नीचे उतार प्यार से उसके माथे को चूम कर कहता है, थैंक यू सिया, थैंक यू सो मच, मुझे मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। इस वक्त राघव की आंखें हल्की नम थी। राघव को देख सिया मुस्कुराने लगती है। तभी उनके कानों में तानी की आवाज़ आती है, क्या यार आप लोग टीवी सीरियल की तरह कर रहे हो, चलो ना एंजॉय करते हैं। तानी की बात सुन अयंसी कहती है, हाँ भाभी केक लेकर आते हैं। विवान एक नौकर को बुलाता है जो केक लेकर आता है। केक चॉकलेट वाला था जिसे खूबसूरती से सजाया गया था। राघव और सिया मिलकर केक काटते हैं, फिर एक दूसरे को खिलाते हैं। उसके बाद अयंसी को केक खिलाने के बाद सबको खिलाते हैं। अयंसी सिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से कहती है, मम्मा बेबी कब आएगा, मुझे खेलना है। सिया प्यार से उसका चेहरा छूकर कहती है, अभी तो बेबी मम्मा के पेट में है, जब 9 महीने बाद बेबी आएगा तब खेल लेना। अयंसी हमें सर हिलाती है। तानी सिया को ऑर्डर देने के लहजे में कहती है, आज से तू कोई काम नहीं करेगी, अगर काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तानी की बातें सुन सिया मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं सर हिला देती है। तभी विवान तानी को छेड़ते हुए कहता है, भाभी आज से आप कोई काम नहीं करेगी, बल्कि आज से घर का सारा काम तानी करेगी। विवान की बातें सुन तानी झट से कहती है, अरे मैंने ऐसा कब कहा और मैं क्यों काम करूँ। इस वक्त तानी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। तानी का चेहरा देख विवान को बहुत हंसी आ रही थी। तभी सिया मुस्कुराकर कहती है, अरे विवान भैया बस तुझे छेड़ रहे हैं। सिया की बातें सुन तानी आंखें छोटी कर विवान को गुस्से से घूरती है, फिर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। उन दोनों को ऐसी बचकानी हरकतें देख सभी हंसने लगते हैं। शाम का वक्त, शाम के 7 बज रहे थे। ऐसी वॉशरूम से नहाकर बाहर आती है। इस वक्त उसने सिर्फ गुलाबी रंग का तौलिया अपने बदन पर लपेट रखा था जो सिर्फ उसके थाई तक आ रही थी। नहाने के बाद अयंसी का गोरा बदन शरीर चमकने लगता है। वो अपने हाथ में पकड़े तौलिए से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाहर आती है। उसके बेड पर फेयरवेल में पहनने के लिए बहुत खूबसूरत सा लॉन्ग ब्लैक कलर का स्कर्ट और उसके ऊपर ब्लाउज था जो स्लीवलेस था। उस स्कर्ट और ब्लाउज के साथ एक दुपट्टा ही था और साथ ही मैचिंग फ्लेट्स में बहुत खूबसूरत ब्लैक रंग की सैंडल भी रखा हुआ था। अयंसी अपने हाथ में पकड़े तौलियों को सोफे पर फेंक देती है और जल्दी से उस फेयरवेल वाले कपड़े को पहन लेती है और उसके साथ सैंडल भी पहन लेती है। फिर उस दुपट्टे को वहीं छोड़ जल्दी से कमरे से बाहर आकर वहीं से चिल्लाती है, मम्मा रेडी कर दो ना। सिया जो हॉल में तानी के साथ बैठी बातें कर रही थी, वो अयंसी की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखकर कहती है, आ रही हूँ बेटा। इतना बोल वो अयंसी के रूम की तरफ चली जाती है और उसके साथ साथ तानी भी कमरे में जाने लगती है। जब वो लोग अयंसी को देखते हैं तो वो कपड़े पहनकर रेडी थी। उसे देख उन लोगों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अयंसी ने भले इस वक्त कोई मेकअप नहीं कर रखा था, लेकिन वो बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया अयंसी को ड्रेसिंग टेबल के पास बैठाती है और उसके बाल बनाने लगती है। सिया अयंसी के बाल बना रही थी, वहीं तानी उसका मेकअप कर रही थी। कुछ ही देर में अयंसी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था और एक साइड क्लिप लगा पूरे बालों को आगे कर कंधे में डाला हुआ था। चेहरे पर मेकअप के नाम पर बस पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल थे। कानों में छोटे छोटे डायमंड की ईयरिंग और हाथों में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ। दुपट्टे को एक साइड लिया हुआ था और पैरों में पायल पहन रखा था। जब अयंसी चल रही थी तब उसके पैरों का पायल बजता है। अयंसी को ऊपर से नीचे देखने के बाद सिया अपने आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगा देती है और कहती है, मेरी गुड़िया को किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। इतना बोल वो अयंसी के माथे को प्यार से चूम लेती है, जिससे अयंसी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। तब अब तक तानी ने अयंसी की कई सारी फ़ोटो खींच ली थी और उन फोटोज़ को फैमिली ग्रुप में भी भेज दिया था और लिखा था, माई डॉल इज़ लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। इस वक्त आरव, विवान और राघव घर पर नहीं थे, वो मीटिंग के लिए बाहर गए थे। जब वो लोग अयंसी की फ़ोटो देखते हैं तो उन तीनों के होठों पर मुस्कान आ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड ट्रेलर। अयंसी वेटर से जूस का ग्लास उठा पी लेती है। जूस पीने के बाद उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वहीं कोई था जो उसे जूस पीते देख कुटिलता से मुस्कुरा रहा था।
अब आगे क्या क्या होने वाला है उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए। आयंसी पूरी तरह तैयार होकर खुद के 4-5 फोटो खींचने लगती है। उसकी प्यारी सी हरकतें देख तानी और सिया खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। सिया अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए कहती है, आंसू बच्चा तुम्हें लेट नहीं हो रहा है क्या? आयंसी अपने सर पर हाथ देकर कहती है, अरे मैं तो फोटो खींचने के चक्कर में भूल ही गई। सिया चाहकर आयंसी का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर रूम से बाहर आ जाती है। इस वक्त तानी भी उसके साथ ही थी। बंगले के बाहर आयंसी के लिए कार पहले से मौजूद थी। सिया आयंसी को कार में अच्छे से बैठा देती है। उसके बाद ड्राइवर से कहती है, ख्याल रखना और समय पर आंसू को घर ले आना। ड्राइवर जी मैडम कहता है। सिया आयंसी को देख उसका चेहरा अपने हाथों में भर परेशान होकर कहती है, आंसू बाबू अपना ख्याल रखना, अगर वहाँ अच्छा न लगे तो। सिया इतना ही कहती है कि तानी सिया की बातों को बीच में काट कर कहती है, तो वापस आ जाना। अरे पहले उसे पार्टी में जाने तो दे, जल्दी समय पर जाएगी तभी तो समय पर वापस आएगी ना। तानी की बातें सुन आयंसी मुस्कुराकर कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आयंसी की बातें सुनने के बाद तानी सिया से कहती है, सुना आंसू अपना ख्याल रख लेगी, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अपना और आने वाले छोटे नवाब का ख्याल रखो। आयंसी, हाँ मम्मा आप ज़्यादा परेशान मत हो, अपना और बेबी का ख्याल रखो। आयंसी ने कहा तो दिया था कि वो उसकी फिक्र ना करे, वो अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन फिर भी सिया का दिल घबरा रहा था। ड्राइवर गाड़ी में बैठता है और कुछ ही देर में आयंसी की गाड़ी सिया की आंखों से दूर जाने लगती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी सिया के दिल की धड़कनें उतनी ही बढ़ने लगती है। इस वक्त उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो आयंसी को जाने से रोक दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। सिया आयंसी की गाड़ी को तब तक देखती रहती है जब तक गाड़ी उसकी आंखों से उलझल न हो जाती है। तानी सिया के कंधे पर हाथ रखती है, अब अंदर चले मैडम, या फिर अपनी लाडली के आने तक यहीं खड़े रहना है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए सिया को अंदर ले जाती है। एक गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट से ड्राइवर बाहर निकलता है और जाकर पीछे का दरवाज़ा खोलता है, जिसमें से आयंसी अपने ड्रेस को संभालते हुए गाड़ी से बाहर आती है। वो एकटक अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देख रही थी। उस बिल्डिंग पर बड़े ही सुंदर और सुनहरे शब्दों में लिखा था, होटल मूनलाइट, काल्पनिक नाम। आयंसी के वहाँ पर कई सारे लड़के लड़कियां उस होटल के अंदर जाते हुए नजर आते हैं। अधिकतर लड़कियों ने साड़ी ही पहन रखा था। ड्राइवर आयंसी से कहता है, बिटिया आप चले जाओगी या मैं आपको अंदर तक छोड़ने जाऊं? ड्राइवर आयंसी से ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसने आयंसी के चेहरे पर घबराहट देख ली थी। ड्राइवर की बातें सुन आयंसी मुस्कुराकर कहती है, नहीं अंकल मैं चली जाऊंगी। इतना बोल वो अपने स्कर्ट को हल्का उठा वहां से होटल के अंदर की तरफ जाने लगती है। आयंसी के चलने के कारण उसके पैरों में पहना पायल बजने लगते हैं। आयंसी होटल के अंदर जाती है। वहां पर उसके क्लास के काफ़ी लोग मौजूद थे जिन्हें उसने एग्जाम हॉल में देखा था। होटल जितना बाहर से सुंदर था उससे कई ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का राजमहल हो। डीजे पर कई लोग थिरक रहे थे। वहाँ पर स्कूल के कुछ टीचर और प्रिंसिपल भी मौजूद थे। आयंसी का वहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो मायूस होकर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लड़कों का ध्यान बार बार आयंसी पर जा रहा था। आज आयंसी आसमान से उतरी किसी परी की तरह लग रही थी। उसके गोरे मखमली बदन पर वो काला रंग काफ़ी फब रहा था। आयंसी अपने गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने क्लासमेट को देख डीजे पर थिरकते हुए देख रही थी। ये सब देखते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो भी वहां जाकर सभी के साथ नाचे, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। वहां कोई खड़ा आयंसी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने आंखों में आयंसी को पाने की लालसा साफ साफ नजर आ रही थी। वो आयंसी को ऊपर से नीचे देखते हुए मन में कहता है, हंस लो जितना हंसना है, ये हंसी ज़्यादा देर तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर नहीं रहने वाली है। तुम्हारे कारण मुझे जलील होना पड़ा था पूरे क्लास के सामने। तुम 2 कौड़ी की सड़क छाप लड़की के कारण मेरी नौकरी जाते जाते बची। अब ये आशुतोष राणा आज रात तुम्हारी औकात दिखाएगा और तुम्हें अपने पैरों पर गिराएगा।
इस वक्त उसके होठों पर कुटिल मुस्कान थी। वो एक वेटर को अपने पास बुलाता है और अपने पॉकेट से एक छोटी सी पुड़िया निकाल उसमें से जो सफ़ेद रंग का पाउडर था उसे एक जूस के ग्लास में डाल देता है और फिर अपनी जेब से 1000 रुपये का नोट निकाल उस वेटर को देकर आयंसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जूस उस लड़की को देकर आओ और याद रहे उस लड़की के अलावा ये ग्लास किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। वेटर हाँ में सर हिलाकर आयंसी की तरफ चला जाता है। फिर उस जूस के ग्लास को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैडम जूस। आयंसी एक नज़र उस वेटर को देखती है, फिर उसके हाथ में पकड़ा जूस लेकर उसे थैंक यू कहती है। आयंसी को प्यास लग रही थी इसलिए वो ग्लास को अपने होठों से लगा लेती है। आयंसी को जूस के ग्लास को अपने होठों से लगाता देख उस आशुतोष राणा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसी होटल का एक कमरा जहाँ पर इस वक्त माहौल काफ़ी गर्म था। एक आदमी 3 पीस सूट पहने किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा था। उसके अगल बगल 2 और लड़के उस पहले वाले लड़के के साथ बैठे थे। ये तीनों कोई और नहीं राघव, आरव और विवान थे जो किसी मीटिंग के कारण इस होटल में आए थे। राघव सिगरेट के कस लेते कर मुस्कुराकर कहता है, तो कब कर रहे हो अपना धंधा बंद? राघव के सामने बैठा शख्स डरते हुए कहता है, अगर मैंने धंधा बंद कर दिया तो मैं क्या करूँगा? इस आदमी की बातें सुनकर राघव का चेहरा कठोर हो जाता है। वो अपना सिगरेट ट्रे में डालकर कहता है, ड्रग्स का धंधा कोई धंधा नहीं होता, उससे बस आज के युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती है। अच्छा होगा कि तुम खुद अपना धंधा बंद कर दो, वरना अगर मैं बंद करने पर आए तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, राघव ने शांत मगर धमकी भरे लहजे में कहा था। राघव की बातें सुनकर वो आदमी डरते हुए कहता है, किंग आप चिंता मत करो, मैं कल ही ये धंधा बंद कर दूंगा। उस आदमी की बातें सुन राघव के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में कहता है, अब दिखाओगे जूस अपना रंग दिखाएगा या फिर? अपने मन में इतना कह वो हंसने लगता है। पार्टी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। सभी लोग पूरा मस्ती में झूम रहे थे क्योंकि फेयरवेल पार्टी वाला दिन जिंदगी में एक ही बार आता है। उसके बाद सारे दोस्त बिछड़ जाते हैं। यही मौका एक होता है कि वो लोग खुलकर अपनी खुशियाँ मनाएं। आयांशी उन लोगों को देख ही रही थी कि उनको हल्का चक्कर आने लगता है और उसे हर चीज़ धुंधली नजर आने लगती है। आयांशी बार बार अपने आंखों को बंद और खोल रही थी ताकि उसे सब साफ साफ नजर आए। जब उससे और वहां 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता तो वो अपने होश संभालते हुए धीरे धीरे पार्टी वाले एरिया से बाहर आती है और वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वॉशरूम के अंदर जाकर वो वॉश बेसिन के पास जाती है और खुद को एक नज़र शीशे में देख पानी का नल चालू कर अपने चेहरे पर पानी से धोती है ताकि उसे चक्कर ना आए। वो अभी अपने चेहरे पर पानी मार ही रही थी कि उसे अपनी नंगी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है। उस हाथों का स्पर्श पाकर वो बुरी तरह कांप जाती है और जल्दी से उस हाथों को झटक पीछे पलटती है और अपने पीछे खड़े शख्स को देख हल्की बेहोशी की आवाज़ में कहती है, सर आप? सामने खड़ा शख्स उसे ऊपर से नीचे देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं आशुतोष राणा। क्या लगा तुम्हें स्कूल में पूरी क्लास के सामने तुम मुझे भला बुरा कहोगी? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाऊंगा। आशुतोष की बातें सुन आयंशी बुरी तरह डर जाती है। वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है, सर प्लीज़ जाने दो। आशुतोष आयंशी के तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे जाने दूँ? बहुत मुश्किल से हाथ आई हो। आशुतोष आयंशी के तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो जैसे आयंशी के तरफ कदम बढ़ाने वाले होते हैं तभी आयंशी जल्दी से उसे धक्का दे वहां से भागने वाली होती है, लेकिन आशुतोष उसे कमर से पकड़ लेता है जिससे आयंशी रोने लगती है। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। जब वो आशुतोष की पकड़ से नहीं छूट पाती तो वो रोने लगती है। पूरी तरह से होश में न होने के कारण आयंशी ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पा रही थी। आशुतोष आयंशी को अपने तरफ पलटता है और जैसे ही आयंशी के होठों को चूमने जाता है वो अपने घुटनों से उसके पैरों के बीच जोर से मारती है जिससे वो आयंशी को छोड़ देता है। उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। उसको दर्द से बिलखता देख आयंशी जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। मीटिंग होने के बाद राघव अपने भाइयों के साथ उस रूम से बाहर निकल जाता है।
राघव के साथ आरव और विवान भी थे। वो सभी लिफ्ट के तरफ जा रहे थे। तभी आरव कहता है, भाई आपको लगता है कि वो ड्रग्स का धंधा बंद करेगा? राघव एक खतरनाक मुस्कान चेहरे पर बरकरार रखते हुए कहता है, वो क्या, उसका बाप भी करेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है किंग क्या है और उसकी पावर क्या है। राघव के चेहरे की मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि एक नज़र उसकी मुस्कान देखकर ही लोगों के प्राण चले जाए। आयांशी लड़खड़ाती हुई वॉशरूम से बाहर आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे जो रास्ता नज़र आ रहा था वो वहीं उसी रास्ते पर जाने लगती है। कुछ दूर जाकर वो एक पिलर के पास से उस पिलर को पकड़कर खड़ी हो जाती है। इस वक्त वो बुरी तरह हाफ रही थी। तभी उसका ध्यान सामने जाता और सामने देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने उनके तीनों भाई खड़े थे। राघव को देख आयांशी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने मन में कहती है, मैं भैया को सर के बारे में बता दूंगी, फिर वो उन्हें पनिशमेंट देंगे। आयांशी राघव को जैसे आवाज़ देने वाली होती है, कोई उसके मुंह को अपने हाथों से बंद कर देता है। आयांशी अपने मुंह से उस शख्स का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी अपने मुंह से उस शख्स का हाथ नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि वहाँ कहाँ वो मासूम सी बच्ची और कहाँ वो हट्टा कट्टा शख्स। वो आयांशी का मुंह बंद कर उसे वहाँ से घसीटते हुए ले जाता है। आयांशी बस अपने भाइयों को नम आंखों से देखते रहती है। आयांशी को वहाँ से ले जाने के बाद राघव पलटकर देखता है तो आरव कहता है, क्या हुआ भाई, क्या देख रहे हो? राघव कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे वहाँ आंसू थी। राघव के चेहरे पर आयांशी के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। राघव की बातें सुन विवान मुस्कुराकर कहता है, भाई आंसू तो पार्टी में होगी, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी लिफ्ट खुलती है और तीनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन राघव को अभी भी घबराहट हो रही थी। वो शख्स आयांशी को खींचकर एक रूम में ले आता है और उसे बेड पर पटक देता है। आयांशी पीछे जाते हुए कहती है, सर जाने दो। इस वक्त आयांशी पूरी तरह से रो रही थी। आशुतोष राणा गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे आयांशी के गालों पर उंगलियों के निशान बैठ जाते हैं। वो अपना गाल पकड़ जोर जोर से रोने लगती है तो आशुतोष उसके गालों को अपने हाथों में से कसकर पकड़ गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। मैं जो करूँ वो चुपचाप सहती जा, वरना तुझे मानने के लिए और भी तरीके हैं मेरे पास। इतना बोल वो मुस्कुराकर अपने जेब से फ़ोन निकालता है और उसमें वीडियो चालू कर आयांशी की तरफ अपना फ़ोन बढ़ा देता है। जब आयांशी उस वीडियो को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो रोने लगती है। आशुतोष ने आयांशी को उसकी और अयान की किस वाली वीडियो दिखाई थी जो उस दिन आशुतोष ने वॉशरूम में ली थी। वो आयांशी के गालों पर अपनी उंगलियां फिरते हुए कहता है, चुपचाप मेरी बात मान ले, मैं तो जो तेरे साथ करूँ चुपचाप बिना नानुकुर किए करने दे, वरना ये वीडियो तेरे घर वालों को दिखा दूंगा, उसके बाद वायरल करूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे छोटे लोगों के लिए तुम्हारी इज्जत बहुत मायने रखती होगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों के पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो लोगों का मुंह बंद करे। इतना बोल वो हंसने लगता है और आयांशी बार बार अपने पलकें झपकाते हुए खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। वो अपने मन में कहती है, भैया प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। राघव अपने कार में बैठने जा रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है। उसे रुका देख विवान कहता है, क्या हुआ भाई? राघव, आंसू, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बच्ची मुझे बुला रही है। राघव का दिल इस वक्त काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। आयांशी को इस वक्त काफ़ी डर लग रहा था और बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी, जिस कारण वो अपनी पलकें झपका खुद को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आयांशी बेड पर पीछे घिसकते हुए कहती है, प्लीज सर जाने दो। इस वक्त आयांशी की आंखों में बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर ना के बराबर मेकअप था। उसका पूरा मेकअप धुल चुका था। आयांशी को इस कदर रोते देख आशुतोष शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। उसकी हंसी की आवाज़ सुन आयांशी खुद में ही सिमट जाती है। इस वक्त उसे काफ़ी डर लग रहा था। वो मन ही मन अपने भाइयों को याद कर रही थी। आयांशी अपने आंसू पोंछ थोड़ी हिम्मत करके कहती है, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मेरी फैमिली आपको छोड़ेगी नहीं। आयांशी की बातें सुन आशुतोष को बहुत गुस्सा आता है। वो आयांशी के पास जाकर अपने हाथों से कसकर उसके गले को पकड़ता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे अपने उस ड्राइवर अंकल की धमकी देगी और मैं डर जाऊंगा? देखा ना मैंने तेरे उस ड्राइवर अंकल जिसके साथ तू आई थी, एक मामूली ड्राइवर के घर से होकर तुम मुझे धमकी दे रही है।
तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? आशुतोष राणा हूँ मैं, और मैं जिस स्कूल का टीचर हूँ वो स्कूल राघव ओबरॉय का है। जानती भी है राघव ओबरॉय कौन है? तुम जैसे छोटे लोगों को क्या पता होगा, अगर मैंने तेरे साथ कुछ कर भी दिया तो वो मुझे बचा लेंगे, क्योंकि वो अपने रेपुटेशन पर बात नहीं आने देंगे। उन्हें अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़कियों के लिए वो अपनी इमेज खराब नहीं करेंगे। आशुतोष ने आयंसी को ड्राइवर के साथ आते देखा था, और जब आयंसी ने उसे अंकल कहा था, अब तो उसने खुद ही सोच लिया था कि वो उस ड्राइवर के परिवार की है। उससे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आयंसी को इस वक्त अपने गालों पर काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि आशुतोष ने बहुत ज़ोर से उसके गालों को पकड़ा था। वो रोते हुए कहती है, प्लीज़ सर मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। आयंसी अपने नन्हे नन्हे नाजुक हाथों से अपने गालों से आशुतोष के हाथों को हटा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी उसके हाथों को मजबूत पकड़ से अपने गालों से नहीं छुड़ा पा रही थी। आशुतोष आयंसी के गालों को छोड़ देता है और उसके कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर उसके गालों में उंगलियां घुमाता है हुए कहता है, उस दिन क्लास में तूने अपने कपड़े खोलने से मना किए थे ना, चल अब खोल तू अपने कपड़े। आशुतोष की बातें सुन आयंसी अपने स्कर्ट पर अपना पकड़ मजबूत कर लेती है और नम आंखों से आशुतोष को देखते हुए सिसकते हुए कहती, प्लीज़ कपड़े नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। आयंसी की बातें सुन आशुतोष मुस्कुराकर कहता है, तुझे पता है तूने जो जूस पिया था उसमें ड्रग्स था, जिससे धीरे धीरे तेरे शरीर की गर्मी बढ़ेगी और तू खुद अपने कपड़े खोल मेरे करीब आने की भीख मांगेगी, इसलिए बोल रहा हूँ अभी ही खोल ले, वरना तेरी वो किस वाली वीडियो वायरल कर हो जाएगा। आशुतोष की बातें सुन आयंसी जोर जोर से रोने लगती और रोते हुए कहती है, मम्मा मम्मा प्लीज़ बचाओ ना मम्मा। सिया अपने कमरे में अपने बेड पर सोई हुई थी, अचानक से उठ जाती है। इस वक्त पूरी पसीने से भीगी हुई थी और उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। वो अपने साइड के लैंप टेबल से पानी का गिलास उठा एक ही सांस में पूरा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद भी उसका दिल घबरा रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रख कहती है, ये मेरे दिल इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? आंसू ठीक तो होगी ना? सिया अपने हाथों को जोड़ भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान कुछ भी बुरा मत होने देना। मैंने आज अपनी बच्ची को आपके भरोसे भेजा है, मेरी बच्ची को सही सलामत मेरे पास वापस भेज देना। आयंसी रो रही थी। आयंसी के रोने की आवाज़ से आशुतोष पूरा गुस्से से भर जाता है। वो आयंसी के बालों को पकड़ उसका चेहरा अपने करीब कर दांत पीसते हुए कहता है, ये रोना धोने वाला नाटक बंद कर और चुपचाप कपड़े खोल, वरना मैं खोलूँगा, क्योंकि तेरे ये आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। इतना बोल वो उसके बालों को छोड़ देता है। आयंसी को अपने बालों में काफ़ी दर्द हो रहा था, क्योंकि आशुतोष ने बहुत ज़ोर से आयंसी के बालों को पकड़ा था। आयंसी सिसकते हुए अपना दुपट्टा अपने शरीर से अलग करती है। इस वक्त उसकी पलकें झुकी हुई थी और वो हद से ज़्यादा काँप रही थी। आयंसी से अपने बाकी के कपड़े नहीं खोले जा रहे थे। ये देख आशुतोष को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो आयंसी को बिना कपड़ों के देखने के लिए मचल रहा था। आशुतोष आयंसी के स्कर्ट पकड़ खींच देता है, जिससे वो जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से ढक लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, मम्मा भैया बचाओ मम्मा। इतना बोल वो जोर अपने मम्मा और भाइयों का नाम लेते हुए रोते रहती है, लेकिन आशुतोष पर मासूम आयंसी का आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो ज़बरदस्ती आयंसी के शरीर से उसका पूरे कपड़े खींचकर निकाल देता है और इसने इतनी बेरहमी से उसके कपड़े को उसके शरीर से खींचा था, जिससे उसके नाजुक फूल से बदन पर खरोंच आ गई थी। वो पूरी तरह खुद के नग्न शरीर पर कंबल लपेट लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, मम्मा भैया भैया बचाओ ना भैया मम्मा। आयंसी चीख चीख कर अपने भाइयों का नाम ले रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसको इस तरह रोते बिलखते देख आशुतोष मुस्कुराते हुए कहता है, चिल्लाओ और ज़ोर से चिल्लाओ चिल्लाओ, क्योंकि लेकिन तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है। आशुतोष की बातें सुन आयंसी रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ कुछ मत करो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी मम्मा पास जाने दो। आशुतोष अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, चलो जाना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारी
तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद। इतना बोल वो अपने शर्ट को अपने जिस्म से अलग कर देता है आशुतोष को। इस तरह बिना शर्ट के देख वो और डर जाती है। आशुतोष धीरे धीरे आयंसी के होठों के करीब जाने लगता है, क्योंकि वो बुरी तरह आयंसी को पाना चाहता था। आयंसी के नाजुक मखमली बदन को देखकर उसके आंखों में हवस साफ साफ नजर आ रही थी। आशुतोष जैसे आयंसी के कांपते हुए होठों पर होठ रखने वाला होता है। आयंसी अब धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। ड्रग्स ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बार बार उसकी आंखें नशे के कारण बोझल हो रही थी, लेकिन वो खुद को होश में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आयंसी को ऐसा देख आशुतोष के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो यही चाहता था। आशुतोष धीरे धीरे आयंसी के करीब बढ़ रहा था। आज वो एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते को कलंकित करने जा रहा था। एक शिक्षक एक गुरु होता है, लेकिन जब वो शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक मासूम छात्र क्या करे। आयंसी रोते हुए पीछे खिसक रही थी। अब उसके मुंह से सिर्फ सिसकने की आवाज़ आ रही थी। उसमें अब हिम्मत नहीं थी कि वो चिल्ला सके, क्योंकि आयंसी ने अब इस वक्त को स्वीकार कर लिया था कि उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। वो कसकर अपने शरीर में लपटे हुए कंबल को पकड़ लेती है। इस वक्त उसे अपने घर और भाइयों की बहुत याद आ रही थी, और यही शब्द याद करते हुए उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वो अपने मन में कहती है, भैया आप क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आ जाओ ना। आशुतोष धीरे धीरे आयंसी के चेहरे पर झुकने लगता है, जिसे महसूस कर आयंसी झट से आंखें बंद कर लेती है। आयंसी को ऐसा देख डरा से आंखें बंद करते देख आशुतोष के होठों पर फिर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे धीरे आयंसी के चेहरे पर झुकने लगता है, और जैसे आयंसी के होठों पर अपने होठ रखने वाला होता है, एक थम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता है। आशुतोष आयंसी से दूर हो जैसे दरवाजे की तरफ देखता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आयंसी को जब अपने होठों पर कुछ महसूस नहीं होता तो वो धीरे धीरे आंखें खोल दरवाजे के पास देखती है। दरवाजे की तरफ देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं, उनके 3 भाई खड़े थे, जिनकी आंखों में इस वक्त बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था। आयंसी को इस वक्त बिना कपड़ों के सिर्फ एक ब्लैंकेट में लिपटा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर उन्हें थोड़ी और देर हो जाती पता नहीं आयंसी के साथ क्या हो जाता। ये सोच सोच कर ही उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो लोग जल्दी से अपने नज़रें फेर लेते हैं, क्योंकि अपनी जान से प्यारी बहन को खुद के सामने ऐसे सिर्फ एक ब्लैंकेट में लिपटे वो लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्हें यूँ खुद से नज़रें फेरते देख आयंसी और रोने लगती है। उसे लगता है कि अब उनके तीनों भैया उससे बहुत नफरत करेंगे, जिससे वो और रोने लगती हैं। राघव के साथ उसके आदमी भी थे। वो लोग जैसे अंदर आने वाले होते हैं, राघव उन्हें हाथ दिखा रोक देता है, जिस कारण वो लोग बाहर ही उस कमरे की तरफ पीठ कर खड़े हो जाते हैं, जैसे उस कमरे का प्रोटेक्ट कर रहे हों। राघव ने उन्हें इसलिए अंदर नहीं आने दिया क्योंकि आयंसी इस वक्त जिस हालत में थी वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे इस हालत में देखे। विवान जल्दी से आयंसी के पास जाता है और उसके पास बेड में बैठ जाता है और अपने गले से लगा लेता है। विवान के इस तरह गले लगने से आयंसी फुट फुट कर रोने लगती है। आयंसी के आंसू उन तीनों के दिल पर किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। आयंसी सिसकते हुए कहती है, भैया। विवान प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ बेटू, भैया यही है। आयंसी को इस कदर रोता देख विवान की आंखें नम हो जाती है। राघव और आरव आशुतोष को बहुत गुस्से में देख रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपनी जलती निगाहों से ही उसे जलाकर राख कर देंगे। राघव अपनी कठोर आवाज़ में कहता है, क्या हो रहा है ये सब? आशुतोष जल्दी राघव के पास खुद को बचाव करते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ सर आप आ गए। ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दिए थे और जब मैंने इससे कहा कि ये फेल हो जाएगी तो इसने खुद को मुझे सौंपने की बात की। इसने कहा कि अगर मैं इसे फेल नहीं करूँगा तो ये मेरे साथ एक रात सोएगी और मेरे पास सबूत भी है। इतना बोल वो आयंसी और अयान की किस वीडियो को अपने फ़ोन में चला राघव की तरफ फ़ोन बढ़ा देता है और कहता है, देखिए सर ये कितनी घटिया लड़की है। इसके जैसे लड़कियां ना जाने कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी, ना जाने इसने कितने का बिस्तर गर्म किया होगा। आशुतोष ने अभी इतना ही कहा था कि राघव ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसका एक हाथ ज़मीन पर था और एक हाथ अपने नाक पर।
वो असमंजस से राघव को देख रहा था, क्योंकि उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि राघव ने उसे मारा क्यों। जब वो राघव के चेहरे की तरफ देखता है तो एक पल को उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस राघव की आंखें गुस्से से लाल थी और गुस्से में उसके चेहरे की भी नसें नजर आ रही थी। राघव उसके जमीन पर रखे हाथ पर अपने पैर रख उसे अपने जूते से मसल लेता है, जिससे आशुतोष की एक दर्द भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है। उसकी चीख सुन एनसी कसकर विवान को पकड़ लेती है। इस वक्त वो डर से हल्की कांप रही थी। विवान एनसी के बालों में हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है। राघव एक नज़र एनसी को देखता है। एनसी की हालत देख उसे आशुतोष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आशुतोष की तरफ देखते हुए गुस्से में एक एक शब्द चबाकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की, उसके बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की। आशुतोष को इस वक्त अपने हाथों पर बहुत दर्द महसूस हो रहा था, जिस कारण उसे राघव की बातें समझ नहीं आती। वो फिर अपनी सफाई देते हुए कहता है, सर आप इस लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे, कैसे कर सकते हैं? ये एक नंबर की घटिया लड़की है जो किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाएगी। आशुतोष की बातें एनसी के कानों में पड़ती है, जिससे वो विवान से थोड़ा सा दूर हो राघव की तरफ देख सिसकते हुए कहती है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आपको पता है उस दिन एग्जाम हॉल में इन्होंने मुझे सबके सामने कपड़े खोलने को कहा था। मैंने जब मना कर दिया तो इन्होंने मेरा मजाक भी बनाया। मेरे कहा कि मैं भैया को बता दूंगी, तब प्रिंसिपल सर ने कहा कि भैया को मत बताना। सच्ची भैया मैंने कुछ नहीं किया। इस वक्त एनसी हद से ज़्यादा रो रही थी और उसको ऐसे रोते देख उसके तीनों भाइयों का गुस्सा अपे से बाहर हो जा रहा था। आरव से जब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता तो वो जाकर बहुत जोर से आशुतोष के गाल पर एक थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि आशुतोष के गाल पर आरव के हाथों का निशान बैठ जाता है और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगता है। आरव कुछ कहता उससे पहले ही राघव उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है, जिससे आरव सवालिया नज़रों से राघव को देखने लगता है। तब राघव कहता है, आंसू को संभालो, आशुतोष की तरफ देख, इसका हिसाब बाद में करेंगे। राघव एक नज़र आंसी को देखता है जो पूरी तरह विवान के बाहों में छुपी हुई थी। आंसी की हालत देख राघव आशुतोष के बालों को पकड़ उसे जमीन से उठाता है और उसके बालों से पकड़ खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है और अपने आदमियों के पास फेंककर गुस्से में कहता है, इसे लेकर जाओ, तुम लोगों को पता ही है कहाँ लेकर जाना है और अच्छे से खातिरदारी करना, खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त राघव किसी शैतानी से कम नहीं लग रहा था। वो फिर कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।